Good morning all of you. NCERT 10th class chapter 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अंदर हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से सर्कुलर पाथ में होती है और इस वाले प्लेन में होती है। ये एक्टिविटी मैंने आपको करके दिखा रखी है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वाले प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी और वो इस टाइप से सर्कुलर पाथ में होती हैं। हमारे पास कौन सा रूल था इसके लिए, राइट हैंड थंब रूल था। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, अगर करंट थंब की डायरेक्शन में इंडिकेट किया जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में ये राइट हैंड की फिंगर कर्ल कर रही है, मोड़ रही है, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से कोसेंट्रिक सर्कल आते हैं। कोसेंट्रिक मतलब एक छोटा सर्कल, एक फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, और इस वाले प्लेन में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर। अब एक बात बताइए, फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन तो नहीं होती, सर्कुलर होती है, तो हमारा ये वाला आंसर तो होगा नहीं, ये वाला आंसर हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर। अब ये बताइए, इसमें कह रहे हैं कि फील्ड लाइन इस वायर के पैरेलल है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। वो कैसी होती हैं, कोसेंट्रिक होती हैं और सर्कुलर होती हैं। तो ये दूसरे वाला ऑप्शन भी अपना गलत है। इसके बाद आता है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम द वायर। अब ये बताइए रेडियल लाइन होने का मतलब क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम द वायर। वो वायर से थोड़ी ना ओरिजिनेट हो रही है, वायर से निकल के नहीं जा रही है इधर को, इस डायरेक्शन में ऐसे इस टाइप से ओरिजिनेट नहीं हो रही है। तो अपना ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये भी गलत है। इसके बाद आता है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। ये वाला अपना सही आंसर है। इसमें क्या बताया गया है, ये वायर है, इसको सेंटर मानते हुए ये कोसेंट्रिक सर्कल डाले गए हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, डी। तो ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन जब हम करते हैं तो हमें ये देखना होता है कौन सा सही है, या तो ये सीधा सीधा हो जाए या फिर गलत क्यों है उसका रीजन भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन किसी टाइप से भी बना के डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सारी चीजों का पता होना चाहिए। थैंक यू। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपको बताया गया था, किसी कॉइल के अक्रॉस अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ऐसा करने से उस कॉइल में एक करंट, ईएमएफ करंट बोल सकते हो या ईएमएफ बोल सकते हो, वो इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस का मतलब होता है जनरेट होना। इस फिनोमेना को कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कितने टाइप से हम कर सकते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के मैंने अपलोड किया हुआ है। इस क्वेश्चन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने कहा फ्लक्स चेंज करने से किसी कॉइल के अक्रॉस करंट या ईएमएफ का जनरेट होना, ये फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। इसे बॉडी चार्ज नहीं होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो गया। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। यहाँ पर फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके चेंज किया जा सकता है, या फिर एरिया को चेंज करके फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है, या फिर एंगल बी और ए के बीच में जो एंगल बनता है उसे चेंज करके फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं करते हैं, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ जनरेट नहीं हो रहा है, ये वाला पॉइंट गलत है यहाँ पर। इसके बाद तीसरा पॉइंट प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। इंड्यूस का मतलब मैंने आपको बताया था एक तरह से जनरेट होना, तो ठीक है। इंड्यूस करंट इन ए कॉइल,
कॉइल के अंदर करंट का जनरेट होना। टू रिलेटिव मोशन का मतलब है एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो उसके रेस्पेक्ट दूसरे का मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल। ये वाला प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रखा है, उसे देख लेना एक बार। ये वो वाला प्रैक्टिकल है जिसमें एक कॉइल को रेस्ट में रखा गया, मैग्नेट को उसकी कॉइल की तरफ मूव करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो ये वाला ऑप्शन अपना ठीक है। अगला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ रोटेट ए कॉइल एंड इलेक्ट्रिक मोटर, ये वाला ऑप्शन तो गलत है ही। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दूसरे वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या दिया गया था? डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए हम जो नॉर्मली फिनोमेना यूज करते हैं या डिवाइस यूज करते हैं वो कौन कौन सा है? तो देखिए, पहला पॉइंट, कोई भी डिवाइस जो करंट को इंड्यूस कर रहे हैं उसका फिनोमेना तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं EMI, जिसका मतलब बताया गया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे देखिए, इनके बारे में एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, फिर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जनरेटर में क्या करते हैं? जनरेटर में डायनामो होता है, डायनामो को हम रोटेट करते हैं, रोटेट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, ये हमको सबको पता है। दूसरा पॉइंट, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? स्मॉल वैल्यू करंट मेजर करता है, स्मॉल वैल्यू करंट मेजर करता है। एमीटर क्या करते हैं? लार्ज वैल्यू करंट मेजर करता है, लार्ज वैल्यू करंट को ये मेजर करता है। मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी में। अब बताइए, देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए सीधा सीधा ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं हम, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक करंट को कौन जनरेट कर रहा है? तो देखना यहाँ पर, ये तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, तो ये तो होगा नहीं। ये करंट को मेजर करता है, ये भी नहीं होगा। ये भी करंट को मेजर करता है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? जनरेटर। ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। कौन से फिनोमेना पे वर्क करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसमें बताया गया है जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। और कौन से फिनोमेना पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पूछा जा सकता है। इस अकेले एक क्वेश्चन को करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ऑप्शन को टिक कर दोगे, उसके बाकी के पॉइंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन बाकी के ऑप्शन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका अपना आंसर हो गया चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है? द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो पहला पॉइंट, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में होता क्या है वो देख लीजिए आप। ये बताइए, एसी जनरेटर में आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैग्नेट रखी गई है, ये कॉइल है, एक कॉइल ऐसे है, दूसरा कॉइल ऐसे है, ये एक रिंग होती है, ये कार्बन के ब्रेसेस होते हैं, ये इस टाइप से आ जाएगा, ये दूसरा कॉइल है, ये इस टाइप से है। ये है एसी जनरेटर। डिटेल में हम आगे जब क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। डीसी जनरेटर में क्या होता है? ये नॉर्थ है,
ये साउथ है, ये कॉइल है। डीसी जनरेटर में ये एक कॉइल होता है जो बीच में से इस टाइप से डिवाइडेड होता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, यहां पे तो रिंग R1 और R2 है, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद चेंज हो जाती है। डीसी जनरेटर में ऐसा नहीं होता, ये कम्यूटेटर जो D1 और D2 रिंग है ये बीच में से डिवाइडेड मानी गई है। तो अब मेन पॉइंट आता है, बाकी का सारा सर्किट सेम है, यहाँ पे दो रिंग होती है, यहाँ पे एक ही रिंग होती है जो बीच में से कट होती है, तो दोनों रिंग D1 और D2 सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया, AC जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल ए DC जनरेटर हैज ए परमानेंट मैग्नेट। अब यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट पास करने से जो मैग्नेट बन जाता है, तो देखो ये तो कॉइल है, कॉइल में करंट पास करोगे तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा, तो इनमें दोनों में है वो तो इनमें ये वाला डिफरेंस तो काउंट नहीं होगा। डीसी जनरेटर विल जनरेट ए हायर वोल्टेज, ऐसा जरूरी नहीं है, एसी वोल्टेज, एसी जनरेटर भी हाई वोल्टेज जनरेट कर सकता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अगला आता है एसी जनरेटर विल जनरेट ए हायर वोल्टेज। अभी जो आंसर दिया था सेम वैसे ही डीसी जनरेटर भी हाई वोल्टेज जनरेट कर सकता है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। एसी जनरेटर है स्लिप रिंग, तो ये जो रिंग है ये स्लिप रिंग है, वाइल द डीसी जनरेटर हैज द कम्यूटेटर, ये जो एक रिंग को बीच में से कट किया गया इंसुलेशन के जरिए जोड़ा गया है, इसे बोला जाता है कम्यूटेटर। तो अपना ये वाला जो आंसर है डी वाला, ये वाला आंसर अपना करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। एसी जनरेटर में क्या होता है, स्लिप रिंग होती है या सेपरेट रिंग भी बोल देते हैं, और डीसी जनरेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। इसकी बाकी की डिटेल ये जो टॉपिक आएगा जनरेटर उसमें बताएंगे। तो इस वाले चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैवीली, वेरी कंटिन्यूसली। तो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए हमारे पास ये एक बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे कोई की है। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वायर या फिर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का सीधा कांटेक्ट में आ जाना। अगर हम इसे कांटेक्ट में इस टाइप से क्लोज कर देंगे तो देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर कह सकते हो न्यूट्रल वायर और लाइव वायर सीधे कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इसमें केस में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बाईपास हो जाता है, करंट इसके अंदर हैवीली फ्लो करता है। करंट जब रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, करंट एकदम से ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूस तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन गलत है। डज नॉट चेंज, चेंज होता है, ये भी गलत है। वेरी कंटिन्यूसली, इसका मतलब है चेंज होता रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ऐसा नहीं होता, सिर्फ बढ़ता है, तो ये वाला भी गलत है। होगा क्या अब, इंक्रीज हैवीली, एकदम से अचानक ही बहुत ज़्यादा करंट इंक्रीज हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या बताया, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना, डायरेक्ट कांटेक्ट। इसका मतलब है किसी भी टाइप से अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं तो उस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसे इस टाइप से समझा जाता है। Chapter 13 question number 6 state whether the following statement are true or false। इसमें चार ऑप्शन, चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, चार पार्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है वो सही है या गलत है। तो देखिए फर्स्ट आता है
एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब ये बताइए मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस तो डायनामा था, जनरेटर था, यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर है, तो ये तो गलत है, तो इसे क्या कहेंगे, ये है फॉल्स, ये वाला हो गया फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट अगला आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपको बताया ही था, किसी कॉइल के अक्रॉस अगर फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो उसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इस पे वर्क करता है। पहले वाले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आपको बताया गया था, ये वाला सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे जगह नहीं है तो ये ट्रू है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट आता है द फील्ड ऑफ द सेंटर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है ये बताइए। ये एक कॉइल है, यहाँ से कट किया, इसे इस वाले पार्ट को सेल से या बैटरी से अटैच कर दिया, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें ऐसे, तो आपको बताया गया था इसमें फील्ड लाइन जनरेट होती है, करंट ऊपर जा रहा है तो इस वाले में ऐसे जनरेट होंगी, इस वाले में करंट डाउन जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल से इस टाइप से जनरेट होंगी। लेकिन जो सेंटर से पास होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट पास होती हैं। तो यहाँ पे देखिए द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो ये जो सेंटर वाली लाइन है ये वाला किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है नॉर्थ का, ये काम कर रहा है साउथ का। तो यहाँ पे सेंटर पे इनका दोनों का जो स्ट्रेंथ होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट क्रॉस होंगी। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है ये सही है, ये ट्रू है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूज लाइव वायर। अब इसमें देखिए नॉर्मली हम तीन टाइप के वायर यूज करते हैं, एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, एक होता है ग्रीन। रेड वाला वायर यूज किया जाता है लाइव वायर के लिए, ब्लू या ब्लैक यूज किया जाता है न्यूट्रल के लिए, ग्रीन यूज किया जाता है ग्राउंड के लिए या अर्थिंग के लिए कह सकते हो, ग्राउंड या फिर अर्थिंग। अर्थिंग क्या प्रोसेस होता है ये आपको क्वेश्चन के अंदर बताएंगे, अभी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। नॉर्मली ये समझ लीजिए कि ये वायर अप्लायंस को ग्राउंड से कनेक्ट करने के काम में आता है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ग्रीन वायर किसके लिए यूज किया गया है, लाइव वायर के लिए। तो लाइव के लिए तो रेड होता है, ग्रीन तो नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन फॉल्स है। ये वाले पॉइंट याद कर लेना, आगे काम आएंगे। रेड वाला वायर किसके लिए यूज होता है, लाइव के लिए, ब्लू या ब्लैक किसके लिए यूज होता है, न्यूट्रल के लिए, और ग्रीन किसके लिए यूज होता है, ग्राउंड या अर्थिंग के लिए, ठीक है। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में दिया हुआ है लिस्ट 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने वाले 3 सोर्स के बारे में आपको बताना है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए। ये हो सकते हैं, कोई भी ऐसे सोर्स बता दीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। पहला सोर्स बार मैग्नेट ले लेते हैं, कहने के लिए हॉर्शू मैग्नेट भी हो सकता है, तो दोनों एक ही बात है, वैसे नेचुरल मैग्नेट है। इसके बाद दूसरा सोलिनॉइड ले लीजिए। सोलिनॉइड क्या था, इस टाइप से कॉइल था, ये आपको बताया गया था इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना होता है।
इंसुलेटेड वायर क्या होता है, इसके बारे में एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपको बता रखा है, एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें लिंक मिल जाएगा आपको। इसके बाद सोलिनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। इसके अलावा और क्या जनरेट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट लाइन करंट तो इसमें भी फ्लो कर रहा है, बिना करंट के फ्लो हुए ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। ये एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से कोसेंट्रिक आ जाती है, ये आपको बताया गया था। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कोसेंट्रिक लाइन इस टाइप से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था लिस्ट 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसे सोर्स के नाम बताइए जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो पहला सोर्स हो गया बार मैग्नेट, दूसरा सोर्स हो गया सोलिनॉइड, तीसरा सोर्स हो गया स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग वायर, वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इस क्वेश्चन में ये आंसर। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाउ डज ए सोलिनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। सोलिनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे। तो देखिए, हमने एक सोलिनॉइड ले लिया, सोलिनॉइड में करंट पास करने से वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। तो पहला पॉइंट आता है, हाउ डज ए सोलिनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अगर किसी सोलिनॉइड के अंदर हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने से वो क्या बन जाती है, एक मैग्नेट बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कैन यू फाइंड आउट द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट। अब आपको करना क्या है, हम थ्रेड से बांध के एक बार मैग्नेट को इसके पास में ले जाते हैं। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर ये वाली साइड इस नॉर्थ को अपनी तरफ अटैक कर रही है, अगर अटैक कर रही है तो ये हो जाएगा साउथ। इफ बार मैग्नेट नॉर्थ पोल अट्रैक्ट बाय सोलिनॉइड, then that pole of solenoid is south। अगर सिंपल सा है, मैग्नेट के नॉर्थ को अगर ये साइड अटैक कर रही है तो ये मैग्नेट का, ये इसका सोलिनॉइड का साउथ हो जाएगा, तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ आ जाएगी। तो इस टाइप से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ये वाली एक्टिविटी करके दिखा रखी है आपको, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए उससे। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में क्या दिया गया, When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is largest। इसे दो टाइप से डिटेक्ट किया जा सकता है। एक तो प्रैक्टिकली डिटेक्ट किया जा सकता है, और इसे समझाने के लिए आप ऐसे समझिए, एक फार्मूला होता है F = I/L/B sin थीटा। ये क्या फार्मूला है और इसे कैसे समझोगे। F फोर्स ऑन कंडक्टर जिसमें भी करंट फ्लो कर रहे हैं, I करंट फ्लो इन वायर या कंडक्टर, B मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट वेक्टर।
करंट स्केलर होता है, लेकिन करंट को जब लाइन से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसे वेक्टर बोला जा सकता है। अब देखिए ये फार्मूला कहाँ से आ गया, ये क्या मतलब है, किस टाइप से लिख दिया ये, तो इसे सारे चीज़ों को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ये जो फार्मूला लिखा गया है ये 12th क्लास से लिखा गया है। 12th में जब आप पढ़ेंगे तो ये फार्मूला वहाँ पर आएगा। फिर क्या ज़रूरत है हमें इस फार्मूले की, इस फार्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या रखी जाए जिससे कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। अब ये बताइए साइन थीटा, साइन थीटा आपको पता ही है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है 0, 30 पे कितनी होती है 1/2, 45 पे कितनी होती है 1/√2, 60 पे कितनी होती है √3/2 और 90 पे कितनी होती है 1। तो बताइए कौन से एंगल पर ये फोर्स मैक्सिमम होगा, आई एल बी, ये चीज़ें तो फिक्स हैं। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है, साइन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है 1 और ये कौन से एंगल पर है 90 डिग्री पर। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें, थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हमें फोर्स कैसा लाना चाहिए लार्जेस्ट, अगर फोर्स हमें लार्जेस्ट चाहिए तो थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। रही इस फार्मूले की बात, ये फार्मूला 12th क्लास में ड्राइव होगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद कर लोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। किसी से अगर आपसे ये कह दिया जाए अगर करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सिंपल सा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट को इंक्रीज करोगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, करंट को डिक्रीज करने पर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है अगर वायर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और वायर की लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। बी को इंक्रीज करने पर फोर्स इंक्रीज होगा, बी को डिक्रीज करने पर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें इस फार्मूले से बहुत सारे पॉइंट्स पता चलते हैं, इसलिए आपको एक फार्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। आंसर तो आपका सीधा सीधा आप बता सकते हो कि 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर रखने पर फोर्स मैक्सिमम होगा, लेकिन बाकी के कॉन्सेप्ट आप कैसे याद करोगे उसके लिए ये फार्मूला याद होना जरूरी है। तो आई, एल और बी इन चीज़ों को इंक्रीज करने पर जो वायर पे फोर्स लग रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा और इनको डिक्रीज करने पर जो वायर पे फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज। ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये 10th क्लास में फार्मूला नहीं है, ये 12th क्लास में आता है। वहाँ से जब आप 12th में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है। फार्मूला याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आई, एल और बी को चेंज करने पर फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इमेजिन यू आर सिटिंग इन द चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल एंड इलेक्ट्रॉन बीइंग मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के लिए आपको थंब, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर इन्हें म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना होगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। फादर, मदर, चाइल्ड, फादर का एफ मतलब फोर्स, मदर का एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड का सी मतलब करंट। इससे क्या होगा, याद करने में हेल्प मिल जाती है। इस रूल को अप्लाई करते हुए हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। अब एक एक सेंटेंस को पढ़िए और इस टाइप से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे फॉलो कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इमेजिन यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। मेरे लिए ये वाली सिचुएशन है, वॉल ये पीछे वाली है, फ्रंट वाली वॉल वहाँ पर है। तो देखिए, आप भी ऐसे ही इमेजिन कीजिए, ऐसे ही करने की कोशिश कीजिए, आपका सेम आंसर आएगा। Imagine you are sitting in a chamber with your back to one wall, an electron beam moving horizontally from back wall toward the front wall। ये बताइए, इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ। हमें पढ़ा हुआ है करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो ये बताइए, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, इधर को। तो हमने करंट यहाँ पे ले लिया। फ्लेमिंग
के रूल के अकॉर्डिंग फ्लेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग करंट को किससे इंडिकेट किया जाता है? फादर, मदर, चाइल्ड। करंट को इस वाली फिंगर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो करंट की डायरेक्शन ये इस वाली डायरेक्शन में हमने करंट को कर लिया। इसके बाद इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट। ये बीम डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट की तरफ, इस वाली डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये बताइए फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स कहां पे लगा है? इस वाली डायरेक्शन में। देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस वाली डायरेक्शन में है। पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई किया गया है, तो ये बताइए फादर, मदर, चाइल्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये वाली फिंगर इंडिकेट कर रही है, ये कहां पे कर रही है? पेपर के परपेंडिकुलर है, और ये कहां पर है? इनवर्ट डायरेक्शन में। पेपर कहां? दीवार पे तो नहीं रखेंगे, मेरे लिए बोर्ड है कोई बात नहीं, लेकिन हम चेयर पे बैठे हुए हैं, पेपर सामने रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या होगी? करंट इस वाली डायरेक्शन में है, फोर्स राइट साइड में इस डायरेक्शन में लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? पेपर के परपेंडिकुलर है और इनवर्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। दोबारा से एक बार सुनिए, कोई भी बीम कहां से कहां जा रही है? आपकी बैक वाली वॉल से फ्रंट वाली वॉल की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो हमें करंट लेना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फादर, मदर, चाइल्ड मतलब सी मतलब करंट। तो हमें करंट देखना है, तो करंट की डायरेक्शन ये वाली हो गई। ये बीम आपके राइट साइड में डिफ्लेक्ट होती है, मतलब फोर्स लगा इस वाली डायरेक्शन में। डिफ्लेक्ट होने का मतलब मुड़ना, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। तो फादर, मदर, चाइल्ड, करंट यहाँ पे है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लगा हुआ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई प्लेन ऑफ पेपर, और कहाँ पे आ गई? इनवर्ट डायरेक्शन में। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ट डायरेक्शन। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये किसकी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और, कई बच्चे इसका सीधा आंसर याद कर लेते हैं, बाकी का कोई पता नहीं होता, तो ये गलत है। इस टाइप से नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी एक टर्म चेंज कर दिया जाएगा तो ये सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर मैंने और आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस टाइप से डायरेक्शन निकाल सकते हो, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो देखिए मोटर कैसे वर्क करती है, क्या उसका डायग्राम होगा, उसे समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? लेफ्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। उस केस में फोर्स को ये थंब रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को ये फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है, और करंट को ये सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे देखिए अब पहला पॉइंट, द लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक मोटर। ये क्या करती है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल इसका सिंपल सा है, अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगता है। व्हेन
a current carrying coil is placed in magnetic field then a torque is applied on the coil. क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता है तो टॉर्क फोर्स की वजह से ही लगता है, तो फोर्स कह लीजिए या टॉर्क कह लीजिए, यहाँ पर एक ही बात है, फोर्स लगेगा तभी टॉर्क लग पाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हमें मैग्नेट चाहिए, ये मैग्नेट का ये नॉर्थ हो गया, ये वाला मैग्नेट का साउथ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हमने एक कॉइल ले लिया, कॉइल की ये वाली साइड ए है, बी मत लेना, बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिया जाता है, तो ये सी, ये डी और ये वाला पॉइंट ई ले लिया। इसके बाद ये इस टाइप से आ रहा है, ये इस टाइप से एक रिंग था, इसे बीच में से कट किया गया है और एक इंसुलेशन से जुड़ा हुआ है, ये वाला साइड है D1 और ये वाला साइड है D2। इसके बाद इसे ये एक कार्बन का ब्रशेस है, इसे इस टाइप से अटैच करके बैटरी से अटैच कर दिया जाता है। अच्छा आपको ये ध्यान रखना है, मोटर दो टाइप की होती है, एसी मोटर और डीसी मोटर। यहाँ पर हम डीसी मोटर की वर्किंग बताने वाले हैं आपको, सिर्फ 10th में डीसी का ही देखना है आपको, तो ये वर्किंग डीसी मोटर के बारे में बता रहे हैं। ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है बैटरी का और ये छोटे वाली लाइन नेगेटिव को। अब इसका वर्किंग देखना, पॉजिटिव की तरफ से करंट गया, ये जो कार्बन है C1 इसमें से एंटर किया, यहाँ से होता हुआ इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, फिर यहाँ पे आया, इस रिंग से निकल के कार्बन से टच है, क्योंकि कार्बन टच है तो यहाँ से निकलते हुए इस टाइप से ये फ्लो कर जाएगा करंट, तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग देखना, कुछ इमेजिन करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये वाली साइड नॉर्थ है, ये वाली साइड साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ में जाएंगी, जो कि ये वाली डायरेक्शन है। अब एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड इस वाली डायरेक्शन में है, इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग करंट इस वाली साइड पर यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वाली साइड पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन पे फोर्स निकालना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बताइए 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ माना हुआ है, ये साउथ माना हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया। इस वाली साइड में करंट क्या है, इस वाली साइड में करंट ऊपर की तरफ है ऐसे है, तो इस पे फोर्स कहाँ लगा, डाउनवर्ड कंडीशन में। यहाँ पे आके करंट यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो वही है, करंट यहाँ पे, ये कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, तो इसमें ये एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो इसे इस टाइप से रोटेट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसे ये कॉइल घूमना शुरू करेगा। अब दिक्कत क्या है, अभी ए सी साइड इस वाली पोजीशन पे है, डी साइड यहाँ पर है। अब ये बताइए जब ये रोटेट होगा तो थोड़ी देर में तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ये 180 पे पहुंचेगा, ये वाली जो डी ई साइड है ये इस वाली जगह पर आ चुकी है, और यहाँ पे जो पहले साइड थी वो यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन हमें करंट की डायरेक्शन सेम बनाए रखनी है, ताकि ये लगातार इस डायरेक्शन में ही रोटेट होती रहे, या किसी भी एक डायरेक्शन में ये रोटेट होता रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर हमने नॉर्थ लिया, यहाँ पे ये वही मोटर है, लेकिन ये थी जब एसी साइड इस डायरेक्शन में थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इनकी पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन किस टाइप से चेंज हो गई, डी ई अब इस वाली जगह पे आ चुकी है, पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ चुका है।
और AC यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये रिंग हो गया, ये बीच में से कट है। E से कौन सी साइड कनेक्ट थी? D2 रिंग, तो ये D2 अब यहाँ पे है और D1 यहाँ पर है। ये कार्बन से अटैच है, ये कार्बन है, ये कार्बन हो गए C1 और C2। कार्बन की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, कार्बन पहले भी यहाँ C1 C2 थे और अब भी यहीं पर C1 C2 है, लेकिन ये D1 D2 की पोजीशन चेंज हो चुकी है क्योंकि ये फिक्स है इससे, इस टाइप से। अब ये बताइए बैटरी में जो करंट फ्लो करेगा वो इस कार्बन C1 से होते हुए D2 में एंटर करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इस टाइप से जाएगा और इस टाइप से। तो अब ये बताइए करंट इस वाली साइड में भी अभी वैसे ही फ्लो कर रहा है, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, इस वाली पे फोर्स ऊपर की तरफ। तो पहले भी ये ऐसे ही रोटेट कर रहा था, अब भी फोर्स ऐसे ही लगाएगा, तो ये कैसे मूव करेगा? इस टाइप से कॉइल मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फिर दोबारा से उसी टाइप से मूव करना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, इस पे फोर्स कैसे लग रहा है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। अब इसके मेन पार्ट्स क्या क्या आ गए देखिए, लेबल डायग्राम ड्रा करना था, ये डायग्राम ड्रा कर दिया, इनके नाम लिख देते हैं। ये जो ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोला जाता है AB, B नहीं है यहाँ पे, ये है ACDE, ACDE। B मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे B नहीं लिखेंगे। इसे बोला जाता है आर्मेचर। इसमें क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं बहुत सारे। इसके बाद ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसके बाद C1 C2 ये दोनों क्या है? ये कार्बन है, कार्बन ब्रेसेस। कार्बन ब्रेसेस का काम क्या होता है? देखिए जब ये फ्रिक्शन मैकेनिकल पार्ट है, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो ये इससे टच होगा। टच इसलिए होगा ताकि करंट को फ्लो करवा सके, बिना कांटेक्ट के करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब रोटेट हो रहा है तो ये घिसेंगे, धीरे धीरे ये घिसते जाते हैं, तो हम फिर बाद में जब ये घिस जाते हैं तो कार्बन को चेंज कर देते हैं। तो कार्बन का काम क्या हुआ? कार्बन इस मूविंग कॉइल के साथ कांटेक्ट को बनाए रखता है जिससे कि करंट लगातार इसमें फ्लो होता रहे। इसके बाद बैटरी का तो आपको पता ही है, यहाँ पे ये क्या हो गया? ये बैटरी हो गई। D1 D2 ये है कम्यूटेटर, क्या कह सकते हो आप? सेपरेट रिंग। D1 D2 ये होते हैं सेपरेट रिंग या फिर कम्यूटेटर। सेपरेट रिंग या कम्यूटेटर का काम क्या होता है? सेपरेट रिंग या कम्यूटेटर का काम ये होता है, जो साइड इस साइड में आएगी, इस कॉइल की जो भी साइड यहाँ पे आएगी उसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना है। पहली साइड पे करंट यहाँ पे, जब ये वाली साइड जब यहाँ पे है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब दूसरी साइड यहाँ पे आ जाएगी तो करंट इसमें इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो कॉइल पे अपोजिट फोर्स लगेगा और ये लगातार मोटर एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगी। तो मोटर एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करे उसके लिए क्या जरूरी है? सेपरेट रिंग या कम्यूटेटर जरूरी होते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स का एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन सी? AC और DC। ये कौन से रूल पे वर्क करती हैं? रूल होता है जब कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से इस मोटर पे टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से ये रोटेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे ACDE ये आर्मेचर बोला जाता है। आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न, आर्मेचर के अंदर कॉइल बनाए जाते हैं इंसुलेटेड वायर के, जिससे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके। इसके बाद C1 और C2 ये कार्बन है। कार्बन क्या करते हैं? ये मूविंग कॉइल जो है इसे कांटेक्ट बनाए रखने के काम में आता है। इसके बाद बैटरी या पावर सप्लाई कह सकते हो आप। D1 D2 सेपरेट रिंग है। इसका काम क्या होता है? सेपरेट रिंग का जो भी साइड यहाँ पे आएगी उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना। करंट यहाँ पे जो भी साइड आती है उसमें ऊपर की तरफ ही फ्लो कर रहा है,
ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सेपरेट रिंग की वजह से हो रहा है या कम्यूटेटर की वजह से हो रहा है। तो ये सारी इसकी वर्किंग है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज। ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज की जाती हैं। कौन कौन से डिवाइस हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मिक्सर हो सकते हैं, इसके अलावा ग्राइंडर हो सकता है, और कौन हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, और क्या हो सकता है, फैन हो सकता है। इसमें और क्या हो सकते हैं, और आप कह सकते हैं कूलर भी बोल सकते हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कंप्रेसर। कंप्रेसर में एक तरह से मोटर ही यूज होती है जो उसे कूलिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारे डिवाइस हैं जहाँ पे क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक सीडी रोम जो होता है उसके अंदर सीडी को घुमाने के लिए भी मोटर का यूज किया जाता है, तो सीडी रोम भी बोल सकते हो। उसमें भी सीडी प्लेयर भी बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, और जो कैसेट को प्ले करता था उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। तो ये बहुत सारे डिवाइस हो गए जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक मोटर को यूज कर सकते हैं। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है एक कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। व्हाट विल हैपन इफ ए बार मैग्नेट इज पुश इनटू द कॉइल। सेकेंड पार्ट, विथड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। तीसरा पॉइंट, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, एक कॉइल दिया गया है, इस कॉइल से गैल्वेनोमीटर को अटैच किया गया है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये हो गई बार मैग्नेट। अब पहले आपको बता देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जब किसी कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। पॉइंट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स जिसे फाई से इंडिकेट किया जाता है और जो होता है बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का मतलब होता है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सरफेस में से नॉर्मली क्रॉस हो रही है, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर, सिंबल होता है डब्ल्यूबी। तो अब देखिए फ्लक्स को कितने टाइप से चेंज किया जा सकता है, या तो बी को चेंज कर दो, या एरिया को चेंज कर दो, या एंगल जो कि इन दोनों के बीच में है उसे चेंज कर दो। यहाँ पे हमने क्या किया, इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं कॉइल के पास। अब ये बताइए मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ बाहर, और अंदर कहाँ से कहाँ जा रही है, साउथ से नॉर्थ, इस टाइप से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से मूव कर रही है। ऐसा होने से क्या होगा, जब इसे पास में ले जाएंगे तो इस कॉइल में से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होंगी। तो कहने का मतलब जो फ्लक्स है, फ्लक्स पे क्या चेंज आएगा, इंक्रीज। फ्लक्स में चेंज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब है करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर पे क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर गिव डिफ्लेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर क्या कर देगा, डिफ्लेक्शन दे देगा। गैल्वेनोमीटर की निडल जब करंट पास नहीं करते कहाँ होती है, जीरो यहाँ पे होता है। तो डिफ्लेक्शन दिया तो उसने सपोज करो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे दिया। पहले वाले पार्ट का आंसर
ये होगा। दूसरा पॉइंट, अब मैग्नेट को विड्रॉ किया जा रहा है इनसाइड द कॉइल। तो यहां पे देखिए दूसरे वाले पॉइंट में क्या हुआ, ये कॉइल है, इससे गैल्वेनोमीटर अटैच है, यहां पे मैग्नेट है, ये नॉर्थ ये साउथ है मैग्नेट का। अब इसे बाहर निकाला जा रहा है। बाहर निकालने से क्या होगा, बाहर निकालने से फ्लक्स पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फैराडे के लॉ से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो गैल्वेनोमीटर पहले यहां पे डिफ्लेक्शन दे रहा था, सपोज करो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दिया था, तो अब कहां पे ये दे देगा डिफ्लेक्शन, राइट साइड में डिफ्लेक्शन दे देगा। डिफ्लेक्शन में चेंज क्यों आया, ये लेंज रूल होता है जो 10th लेवल पे नहीं आता है, 12th में आता है, लेकिन आपको बता देते हैं। लेंज रूल ये कहते हैं करंट जो इंड्यूस होता है वो हमेशा अपने आप को सर्किट में इस टाइप से फ्लो करवाता है, जो रीजन उसे अपोज जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका हमेशा अपोज कर सके। तो दोबारा सुनो, लेंज रूल ये कहता है वो सर्किट में हमेशा इस टाइप से फ्लो करेगा कि जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसी का वो अपोज करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, अब अगर कॉइल को मूव नहीं किया जा रहा और कांस्टेंट वहीं पे रखा गया, थर्ड केस में क्या किया गया, कॉइल यहां पे है, गैल्वेनोमीटर अटैच है, मैग्नेट को मूव नहीं किया जा रहा, ये है मैग्नेट रेस्ट में। मैग्नेट अगर रेस्ट में है तो फ्लक्स नॉट चेंज, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। और फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब फ्लक्स चेंज नहीं होता तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, नो ईएमएफ इंड्यूस। और अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल कहां पे आएगी, जीरो पर। तो इस टाइप से ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, अगर मैग्नेट को इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होने का मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो गैल्वेनोमीटर ने लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दे दिया। जरूरी नहीं लेफ्ट की डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्शन देगा, हम राइट भी मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अब कॉइल को बाहर ले जाया जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स का डिक्रीज होने का मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने का मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर कहां पे डिफ्लेक्शन देगा, अब राइट साइड में डिफ्लेक्शन देगा। कौन से रूल के अकॉर्डिंग, लेंज रूल के अकॉर्डिंग। लेंज रूल क्या बताता है, लेंज रूल ये बताता है कि जो इंड्यूस करंट या ईएमएफ जनरेट होता है वो हमेशा सर्किट में इस टाइप से अपने आप को सेटअप करेगा कि जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसका अपोज कर सके। तीसरा पॉइंट, अगर कॉइल को रेस्ट में रखा गया है तो इसका मतलब है कि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, जिसका मतलब है गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, वो जीरो पे रहेगा। तो इस पॉइंट में ये पता चलता है। ये जो एक्टिविटी है ये हमने आपको करके दिखा रखी है, तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया गया है, टू सर्कुलर कॉइल A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give reason. तो यहां पे देखिए, हमने एक कॉइल ले लिया, इस कॉइल से एक डीसी सोर्स अप्लाई किया और एक की अप्लाई कर दी। ये की है, ऑन ऑफ स्विच है। इसके पास में दूसरा कॉइल रख लिया है और इससे हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया है। अब यहां पे देखिए, ये वाला कॉइल है ए, ये वाला कॉइल है बी। पहला पॉइंट, अभी की ओपन है, की ओपन। अगर की ओपन है तो इस वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट कितना आ गया, करंट आ गया यहां पे 0 इन ए कॉइल। पहले वाले कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, जिसका मतलब है
करंट पास करने से कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब है फ्लक्स है 0, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला बताया गया था BA cos थीटा। तो अगर B 0 है तो फ्लक्स भी 0 हो गया, और 0 का मतलब होता है ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये है कांस्टेंट। चेंज ना होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग कोई ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस नहीं होगा, नो ईएमएफ इंड्यूस अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कहां पे देगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। गैल्वेनोमीटर की निडल 0 पे ही रहेगी। गैल्वेनोमीटर में 0 कहां पे होता है, सेंटर में। नेक्स्ट पॉइंट, ये था स्टेप 1। अब देखिए, अब हमने की को क्लोज कर दिया। नाउ क्लोज की के, अगर की को क्लोज करेंगे तो की को क्लोज करने से करंट इंक्रीज। अभी तक हमने पढ़ा था की को क्लोज करने से करंट फ्लो करता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, करंट टाइम और करंट में अगर ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ इस टाइप से आता है, जिसका मतलब यह है इस वाले पॉइंट से यहां तक करंट की वैल्यू में चेंज आ रहे हैं। ये माइक्रो सेकेंड के अंदर स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। तो देखिए यहां से यहां तक करंट चेंज हुआ है। आई करंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, करंट चेंज। अगर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो गया तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस। और ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब गैल्वेनोमीटर किसी भी एक डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, किसी भी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे देगा करंट जिस टाइप से फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए हमने क्या किया था, कोई ए के अंदर करंट को चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे जो जनरेट होंगी वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से भी पास हो रही है। तो कहने का मतलब फ्लक्स का चेंज इस बी कॉइल के अंदर भी आएगा, और उसका ऐसा होने से इस बी कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इसलिए बी कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इसका रीजन क्या बताया, क्योंकि बी कॉइल ए कॉइल के पास में रखा हुआ है। ए कॉइल में अगर करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आएगा, जिसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी में से क्रॉस हो रही है, इसलिए बी के अंदर भी फ्लक्स में चेंज आएगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये सारा पॉइंट इस टाइप से है। तो हमें क्या पता चला, दो कॉइल को पास में रखा जाता है, किसी एक कॉइल के अंदर अगर करंट को चेंज किया जाता है तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये फिनोमेना नॉर्मली म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग ही है। ये 12th क्लास में म्यूचुअल इंडक्शन के टर्म में आता है, लेकिन 10th में इसे फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग ही हम मानते हैं। अब देखिए ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रखा है, आप एक्टिविटी चेक कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार देख लीजिए, वहां पे आपको बेटर तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 15, इसका पहला पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा रूल फाइंड आउट करेंगे। एक वायर है
वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये बताइए, हमने एक राइट हैंड रूल पढ़ा था, उसमें क्या था, थंब अगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो जिस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर कर्ल करती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसके लिए हमने डायग्राम कैसे बनाया था, ये एक वायर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से मूव कर रही थी, तो इस टाइप से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई गई थी। तो यहाँ पे पहले वाले केस के लिए जो रूल आता है वो है राइट हैंड थंब रूल। तो इसके लिए आंसर फर्स्ट के लिए, अगर हमें एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो हम रूल अप्लाई करते हैं राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद सेकेंड, ये बताइए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर अप्लाई है, यहां पर फोर्स कितना लगेगा ये फाइंड आउट करना है। तो ये बताइए तीन कोऑर्डिनेट, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया गया था, लेफ्ट हैंड का थंब फोर फिंगर और लेफ्ट हैंड का थंब फोर फिंगर सेंटर फिंगर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो इस केस में फादर मदर चाइल्ड, फादर का एफ मतलब फोर्स, तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, मदर का एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो सेंटर फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये रूल आपको बताया गया था। तो ये कौन सा सेकंड में हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आ जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में आपको बताया गया करंट इंड्यूस, ये मेन पॉइंट है, इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब ये बताइए जनरेटर कैसे काम करता है। जनरेटर को हम घुमाते हैं, तो घुमाने से क्या होता है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपनी पोजीशन चेंज करता है, या रोटेट होने की वजह से पोजीशन चेंज होती है, उससे क्या होता है, करंट जनरेट होता है। तो पहला पॉइंट तो ये आता है, जहां पे भी करंट इंड्यूस होगा, जनरेट होगा, वहां पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई होता है। एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में भी लेफ्ट हैंड की तरह ही होता है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। फादर मदर चाइल्ड, यहाँ पे इसे फोर्स कहा जा सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अंतर यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, करंट को यहाँ पे इंड्यूस करंट कहा जाएगा, ठीक है। तो जो करंट जनरेट होता है यहाँ पे राइट हैंड रूल में, उसे क्या कहा जाता है, इंड्यूस करंट। तो थर्ड वाले पॉइंट में हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या डिफरेंस बताया गया है आपको। लेफ्ट हैंड में फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। राइट हैंड में फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, और इसे बोला जाएगा करंट को इंड्यूस करंट। बस इतना ही डिफरेंस है, दोनों रूल सेम है। राइट हैंड रूल कब अप्लाई होता है, जहां पे भी करंट हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, वहां पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखें। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, उसका लेबल डायग्राम बनाना है हमें, प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग बतानी है, और फंक्शन ऑफ ब्रशेस जो होते हैं वो उसका फंक्शन बताना है। तो देखिए पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर करता क्या है, ये एक सेटअप होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को
एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए सेटअप और डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस और सेटअप और मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमें बताना है प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क। तो देखिए आपको बताया था जहां पे भी करंट इंड्यूस हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला लगेगा, और जो करंट इंड्यूस होता है वो किसके अकॉर्डिंग, एक मिनट, जो करंट फ्लो करता है वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फ्लो करता है। तो पहला पॉइंट आ रहा है कि जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, तो करंट इंड्यूस करता है, इसमें अप्लाई होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर work on the principle of Faraday law of electromagnetic induction। अब पॉइंट आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है, अगर किसी कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है तो उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाता है, जो क्या कहलाता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आता है पॉइंट डायग्राम बनाना, वर्किंग बताना, और कौन सा पार्ट किस टाइप से वर्क कर रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करना। तो यहां पे देखिए जनरेटर दो टाइप से बनाए जा सकते हैं। जनरेटर कह सकते हो आप दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। पहला पॉइंट आता है एसी जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। ये वाला डिवाइस ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है डीसी में। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट कैसे मूव करता है, यहां पर टाइम होता है, यहां पे एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड, और ये एम्पलीट्यूड करंट का भी हो सकता है और वोल्टेज का भी। एसी ऐसे मूव करती है, जबकि डीसी का ग्राफ कैसे आता है, यहां पर टाइम है, यहां पे एम्पलीट्यूड है, डीसी का ग्राफ इस टाइप से आता है। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट, वो है डायरेक्ट करंट। तो जनरेटर भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने वाला जनरेटर, एक होता है डायरेक्ट करंट जनरेट करने वाला जनरेटर। तो दोनों के बारे में हम बता रहे हैं, तो वो देखिए यहां पे देखिए। अब हम दो डायग्राम बनाने वाले हैं। पहला पॉइंट, जनरेटर में होता क्या है, जनरेटर में मैग्नेट होती है दो परमानेंट, ये दो मैग्नेट हमने ले ली नॉर्थ साउथ। इसमें एक आर्मेचर होता है, यहां पे आर्मेचर, ये आर्मेचर हो गया, इसका नाम डाल देते हैं ए। बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, तो बी यहां पर नहीं लिखेंगे, सी डी ई। नेक्स्ट पॉइंट, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होती है। स्लिप रिंग कैसे,
सपोज करो यहां पे हमने इस टाइप से दो रिंग बना दी। ए साइड हमेशा रिंग R1 से कनेक्ट रहेगी, डी साइड हमेशा रिंग R2 से कनेक्ट रहेगी। अब देखना, ये वाली रिंग, ये वाला जो कॉइल की साइड है, ये इस वाले पॉइंट से कनेक्ट हो गई। ये रिंग यहाँ पर इससे जुड़ी हुई है, ये कॉइल घूमेगा तो ये रिंग भी घूमेगी। यहाँ पर इसके कांटेक्ट को बनाए रखने के लिए यहाँ पे कार्बन का ब्रश यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये हो गया कोई भी लोड रेजिस्टेंस जो आप चलाना चाहते हैं। अब ये बताइए, जनरेटर लगा दिया तो कुछ एपरेटस भी तो चलाना होगा, तो वो लोड रेजिस्टेंस। ये वाला वायर इस वाली साइड से जो वायर निकल रहा है ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, इसमें से क्रॉस होते हुए वो इस टाइप से यहां पे आ जाएगा। यहां पे दूसरा कार्बन ब्रश और ये इस टाइप से कनेक्ट है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, यहां पे जो भी साइड रहेगी उसमें करंट ऊपर जाएगा और यहां पे जो साइड रहेगी उसमें करंट नीचे आएगा। कैसे आया? अब ये बताइए, हमारे पास सपोज कीजिए ये एक आर्मेचर है, ये वाली साइड नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर ये ऐसे हैं, करंट इंड्यूस करने के लिए हमें रूल अप्लाई करना है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो देखिए फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर इसे इस टाइप से रोटेट करना है, मैं इस कॉइल को ऐसे घुमा रहा हूं, तो देखिए फोर्स कहां लगा? ऊपर की तरफ, इस साइड पे, तो करंट कहां जाएगा? ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। इसके अलावा ये वाली साइड कहां जा रही है? ये नीचे की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड वहीं पर है, इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो इस वाली साइड पे करंट देखो कहां पे फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे इस टाइप से डायरेक्शन बना दी। अब एक बात बताइए, ये वाली साइड AC साइड कौन सी रिंग से कनेक्ट है? R1 से कनेक्ट है। R1 रिंग से कौन सा कार्बन कनेक्ट है? C1। करंट यहां पे इस टाइप से जा रहे हैं। DE ये वाली साइड किससे कनेक्ट है? रिंग R2 से। इससे कार्बन कनेक्ट है C2, तो यहां से करंट डाउन आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये है। अब देखिए, अभी था ये कॉइल ऐसे, 180 डिग्री के बाद ये साइड इनकी पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन चेंज हो गई तो ये बताइए, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब यहां पे क्या हुआ? आर्मेचर की जो साइड है उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। ED साइड यहां पे आ चुकी है, AC साइड वो यहां पे पहुंच चुकी है। इसके बाद ये बताइए, DE कौन सी रिंग से कनेक्ट थी? R2 रिंग से, तो हम दो रिंग बना देते हैं यहां पे। D कनेक्ट है R2 रिंग से, ये रिंग है R2, ये रिंग है R1। अब देखिए, यहां पर कार्बन ब्रश लगा हुआ है C2, जो इसे कांटेक्ट बनाए रखते हैं। AC किससे कनेक्ट थी? AC कनेक्ट है R1 रिंग से। R1 ये है, तो ये देखिए, ये रिंग इस टाइप से यहां पे कनेक्ट हो गई। इसका कार्बन कहां था? इसका कार्बन यहां पे था, ये है C2। वही सेम डायग्राम, ये लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये बताइए, जनरेटर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी साइड आएगी उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, इस वाले पॉइंट पे जो भी साइड आएगी उसमें करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगा। तो अब ED साइड में करंट ऊपर की तरफ और इसमें डाउनवर्ड। अब देखिए, AC कौन सी रिंग से कनेक्ट है? R1 से। AC साइड कौन सी रिंग से कनेक्ट है? R1 से। यहाँ पे करंट ऊपर से नीचे है, कार्बन ब्रश से होता हुआ इस वाली डायरेक्शन में चला गया और ऐसे होता हुआ ये सर्किट पूरा हो गया। कैसे? AC से करंट आया
R1 रिंग के अंदर पहुंचा। R1 रिंग किससे कनेक्ट है? कार्बन C2 से C1 से कनेक्ट है। ये C1 है, कार्बन C1 है, इससे कनेक्ट है। इससे होते हुए इस टाइप से नीचे आ गया। फिर कार्बन C2 कांटेक्ट बनाए हुए है R2 से, यहाँ से करंट गया रिंग R2 में। R2 किससे कनेक्ट है? इस वाली साइड से कनेक्ट है, करंट ऐसे चला गया। तो ये सर्किट पूरा हो गया। अब ये बताइए, पहले हाफ में 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 180 डिग्री तक करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पे देखिए एसी के अंदर क्या होता है? 0, 90, 180, 270, 360। 0 से 180 तक करंट ऊपर होता है, जिसे पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं। 180 से 360 तक ये डाउनवर्ड आ जाता है, जिसको नेगेटिव साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जैसा कि यहाँ पे करंट पहले इस टाइप से फ्लो कर रहा था, फिर यहाँ पे डायरेक्शन बदल गई। तो ये वाला जनरेटर इस टाइप से काम करता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से पॉइंट मेन थे। आर्मेचर, आर्मेचर का मतलब क्या होता है? ये जो कॉइल बनाया गया, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसका नाम हमने लिखा है ACDE। ये होता है आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होता है? नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं। इसके बाद मैग्नेट। मैग्नेट कौन सा? ये जो नॉर्थ और साउथ मैग्नेट लिया गया परमानेंट, ये हो गया मैग्नेट। इसके अलावा स्लिप रिंग। स्लिप रिंग कौन सी है? R1 एंड R2। ये एक तरह से गोल पहिए होते हैं जो इस कॉइल के साथ मूव करते हैं। इसके बाद कार्बन, कार्बन ब्रश। ये बताइए स्लिप रिंग घूम रही है, अगर स्लिप रिंग घूम रही है तो उन्हें घूमते हुए कांटेक्ट कैसे बनाएंगे? तो कार्बन इससे कांटेक्ट बनाने का काम करते हैं। कार्बन का मतलब समझने के लिए आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इलेक्ट्रिक ट्रेन को करंट की सप्लाई कहाँ से मिलती है? उसके ऊपर जो वायर जाते हैं वहां से। अब ये बताइए, वो लीवर ऊपर वायर से कनेक्ट हो गया, ट्रेन जब मूव करेगी तो वो उससे टच होकर चलता है। अगर ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा तो वो तो जो वायर है फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और लास्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हैंडल होता है इसके ऊपर कार्बन लगा देते हैं। तो कार्बन और वायर ये करंट को फ्लो करवाते हैं। कार्बन अच्छा कंडक्टर होता है तो करंट कार्बन से होता हुआ उस वायर के अंदर चला जाएगा। लेकिन इन कार्बन और वायर में से घिसेगा कौन? कार्बन। जब कार्बन घिस जाता है तो हम उसे चेंज कर देते हैं, तो इससे हम वायर को डैमेज होने से बचा लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही मीनिंग है। कार्बन एक जगह पे फिक्स है, ये स्लिप रिंग को कांटेक्ट बनाए हुए है। जब स्लिप रिंग घूमेगी तो ये कार्बन घिसेगा, लेकिन ये कांटेक्ट बनाए रखेगा। जब ये घिस जाता है हम उसे चेंज कर देते हैं। ये कई सालों में मतलब चलने के ऊपर है, मोटर जितना चलेगी उतना ज्यादा ये घिस जाता है। तो ये हो गया AC जनरेटर की वर्किंग। तो कार्बन ब्रेसेस कौन से हो गए यहाँ पर? C1 एंड C2, ये कार्बन ब्रेसेस। पूछा गया फंक्शन ऑफ ब्रेसेस, ये जो कार्बन ब्रेसेस हैं इनका फंक्शन क्या होगा? तो देखिए, इट मेक कांटेक्ट बिटवीन out load resistance, outside load resistance with slip ring। बाहर जो करंट सप्लाई दे रहे हैं ये कार्बन इस स्लिप रिंग से इनके कांटेक्ट को बनाए हुए हैं। अगर ये कार्बन नहीं होगा तो ये बताओ मूव करेगी तो वायर तो उससे टच होके टूट जाएगा। तो कार्बन क्या करता है, इसे कांटेक्ट को बनाए रखता है और इस टाइप से ये रिवॉल्व होता रहता है। अब देखिए, अब आता है मेन पॉइंट, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में क्या हो गया? डीसी जनरेटर में भी सेम वही थ्योरी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। क्या अलग है वो आपको बता देते हैं। देखिए, ये नॉर्थ साइड, ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ, आर्मेचर, आर्मेचर वही ACDE,
यहां पर कम्यूटेटर होता है, ये रिंग है, ये बीच में से हाफ पार्ट पे डिवाइडेड है, ये पार्ट अलग है, ये दूसरा पार्ट अलग है। इसके बाद यहाँ पे कार्बन लगा होता है, ये C1, ये कार्बन C2 और इस टाइप से, ये है लोड रेजिस्टेंस। अब ये बताइए, करंट इस वाली साइड में ऊपर जा रहा है, इस वाली में डाउन आ रहा है। AC साइड किससे कनेक्ट है? D1 से, D से। इसके बाद ये किससे कनेक्ट है? C1 से। तो यहाँ पे इस साइड में करंट ऐसे जा रहा है, ये ऊपर से इस टाइप से आ रहा है, तो इस वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं ऐसे। अब देखिए, अब 180 डिग्री, ये नॉर्थ, ये साउथ, आर्मेचर। अब क्या हुआ? ED साइड यहां पे आ गई, AC साइड यहां पर है, ED साइड से कौन सा D कनेक्ट था? ये D2, तो ये D2 यहां पे आ चुका है, अब D1 इस साइड में आ चुका है। ये कार्बन, कार्बन अपनी जगह नहीं बदलते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये इस टाइप से हो गया। अब ये बताइए, यहाँ पे जो भी साइड आएगी फ्लेमिंग, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट ऊपर है, इस वाली में डाउन है। ED साइड D2 से कनेक्ट है, ये C1 से कनेक्ट है, तो करंट यहाँ पे ऐसे जा रहा है और इस वाले में ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे। तो ये बताइए, पहले भी इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अब भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, जैसा कि यहाँ पे DC जनरेटर में होता है। तो डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे स्लिप रिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है? कम्यूटेटर। बस इतना सा ही इसमें डिफरेंस होता है और ये पूरी इसकी वर्किंग है। तो ये हो गया AC और DC जनरेटर। एक बार इसे दोबारा से बता देते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रिंसिपल क्या होता है? ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? अगर किसी कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स को चेंज किया जाता है तो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रखा है, आप उसका वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, जनरेटर। जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है AC जनरेटर, एक होता है DC जनरेटर। पहला पॉइंट, AC जनरेटर क्या होता है? AC जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर देता है, जबकि DC जनरेटर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अगर करंट का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है तो उसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है? अगर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो वो होता है डायरेक्ट करंट। इसके बाद ACDE, यहाँ पे आर्मेचर है, R1 R2 यहाँ पे स्लिप रिंग है, C1 और C2 यहाँ पे कार्बन ब्रेसेस है। ये लोड रेजिस्टेंस है जिसे हम चलाना चाहते हैं डिवाइस को। R1 R2, R1 हमेशा कनेक्ट रहेगा AC से, R2 कनेक्ट रहेगा DE से। ये R1 कनेक्ट है C1 कार्बन से, R2 कनेक्ट है C2 से, और इस टाइप से करंट के फ्लो को करते रहेंगे। 180 डिग्री के बाद इनकी पोजीशन चेंज हो गई, AC साइड यहाँ पे आ गई, ED साइड इस डायरेक्शन में चले गई। तो ऐसा होने से यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पे AC में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। DC में क्या होता है? DC में सिर्फ ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये दो रिंग बना रखी है, यहाँ पे एक ही रिंग को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसे यहाँ पे बोला जाता है कम्यूटेटर। बाकी की सारी चीजें सेम है, यहाँ पे सिर्फ कम्यूटेटर डिफरेंस होता है। कम्यूटेटर के होने से क्या हो गया? AC साइड से अभी D1 वाला कम्यूटेटर अटैच है, की साइड अटैच है, ये C1 कार्बन से अटैच है, तो करंट इस टाइप से फ्लो होते हुए फ्लो करेगा। 180 डिग्री के बाद ED साइड यहाँ पे आ जाएगी, ये D2 पार्ट से कनेक्ट है, ये C1 कार्बन से कनेक्ट है, तो करंट की डायरेक्शन अभी भी वही बनी रहेगी। तो DC जनरेटर में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? कम्यूटेटर की वजह से। इस वाले टॉपिक में इतना ही। थैंक यू। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर्स।
अब ये बताइए शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। यहां पे देखिए हमारे पास दो टाइप के वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। मैं घरों की बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक सर्किट की। तो लाइव वायर में वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, न्यूट्रल में होती है 0 वोल्ट। अब होता क्या है, सपोज करो हमने कोई डिवाइस यहां पे लगा रखे हैं, ये कोई डिवाइस है, लोड। लोड का मतलब यहां बल्ब भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हुआ क्या, ये सारे वायर कहां से जाते हैं, ये एक पाइप के अंदर जो हम अंडरग्राउंड फिटिंग करते हैं या जैसे भी वायर जाते हैं केबल के अंदर, वो पास पास में होते हैं। अब इनमें क्या हुआ, इनकी अगर इंसुलेशन उतर जाती है, इंसुलेशन अगर डैमेज हो गई है तो उस केस में क्या होगा, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये आपस में टच हो जाएंगे। अगर ये टच हो जाएंगे तो इनमें एकदम से करंट इंक्रीज हो जाएगा और ये सर्किट डैमेज हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, इन डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसे बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट कांटेक्ट में हो जाते हैं। उसके कई सारे तरीके हैं, इंसुलेशन खराब हो जाए वायर की तब हो जाता है, या फिर एपरेटस में कोई फॉल्ट आ जाए उस केस में भी ये ऐसा हो सकता है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। पहला पॉइंट था व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। शॉर्ट सर्किट का मतलब बताया था लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का डायरेक्ट कांटेक्ट में आना। कब हो सकता है ये, व्हेन, कब हो सकता है, जब इंसुलेशन खराब हो जाए वायर के ऊपर से, या फिर एपरेटस में कोई खराबी हो या डिवाइस में कोई खराबी हो, तो उस केस में इस टाइप से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। व्हाई इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंस। मेटेलिक अप्लायंस जो मेटल के बने होते हैं उन्हें अर्थ करना जरूरी क्यों होता है। चलिए अब एक एक करके हम इसके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, अर्थ वायर क्या होता है। अच्छा ये बताइए, आपने एक प्लग देखा होगा, 3 पिन प्लग। यहां पे ये लेफ्ट वाला ये न्यूट्रल का हो गया, ये लाइव वायर के लिए हो गया, ये अर्थ के लिए हो गया। अब अर्थ का मतलब क्या हुआ। अब ये बताइए, हमारे पास घर के अंदर कुछ ऐसे अप्लायंस होंगे जिन्हें हमें टच नहीं करना होता, और कुछ ऐसे अप्लायंस भी होंगे जिन्हें हम टच करते हैं। जैसे फैन है, सीलिंग फैन, उसे टच नहीं करना होता, नीचे से ऑन ऑफ कर देते हैं। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इन्हें टच नहीं करना होता, स्विच से ही ऑन ऑफ हो जाते हैं। इसके अलावा टीवी है, रिमोट से कंट्रोल होता है, तो उसे भी टच नहीं करना होता। जो टच नहीं करने होते हैं उनमें तो सिर्फ न्यूट्रल और लाइव वायर से काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे डिवाइस जिन्हें हम टच करते हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, या फिर प्रेस हो गया, ये ओवन हो गया, ऐसे डिवाइस जिन्हें हम टच कर रहे हैं, तो उनमें हमें अर्थ वायर को कंपलसरी रखना होता है। ऐसा क्यों रखना होता है वो ध्यान से देखना आप। अब ये बताइए, सपोज कीजिए, इसे समझने के लिए ऐसे कीजिए, हमने एक डिवाइस ले लिया,
फ्रिज ले लिया या रेफ्रिजरेटर ले लिया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इतने सारे वायर होते हैं, किसी एक वायर की इंसुलेशन खराब हो गई और इसमें करंट आ गया। अब इसे जब हम टच करने जाएंगे ओपन करने के लिए, तो जैसे ही हम टच करेंगे ह्यूमन बॉडी में से करंट फ्लो करेगा, ह्यूमन बॉडी में से करंट फ्लो करेगा। अब एक बात बताइए, पहला केस तो ये है कि करंट कहां से फ्लो हो, ह्यूमन बॉडी में से करंट फ्लो हो। दूसरा केस, हमने वायर लिया कॉपर का और उसे ग्राउंड से अटैच कर दिया, ये कॉपर का वायर है। अब एक बात बताइए, कॉपर का वायर और ह्यूमन बॉडी, अगर हम किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, सिंपल से ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो गुड कंडक्टर कौन सा हुआ, कॉपर गुड कंडक्टर हो गया, कॉपर गुड कंडक्टर। अब ये बताइए, करंट, ज्यादा करंट कहां से फ्लो करता है, जिसका रेजिस्टेंस कम हो या जो कंडक्टर अच्छा हो। तो करंट का ज्यादातर पार्ट कॉपर के वायर से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। ह्यूमन बॉडी में से भी करंट पास होगा, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट होगा, जिससे कि ह्यूमन डैमेज नहीं हो पाएगा। तो पहला पॉइंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर। अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है, अगर कोई अप्लायंस है हमारे पास, उसमें करंट लीक हो जाता है, करंट लीक क्यों हुआ, इंसुलेशन खराब होने की वजह से वायर के, तो उस केस में अगर करंट लीक हो रहा है तो एक हमने वायर मेटल बॉडी से ग्राउंड में अटैच कर दिया है। अगर ह्यूमन उसे टच करता है तो उस केस में क्या होगा, करंट उसकी बॉडी से में से भी जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर करंट कॉपर वायर में से फ्लो होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। कॉपर वायर में से ज्यादा करंट क्यों गया, क्योंकि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम है ह्यूमन बॉडी से, और ज्यादातर करंट यहाँ से फ्लो होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है, या कह सकते हो ये कॉपर अच्छा कंडक्टर है ह्यूमन बॉडी के कंपैरिजन में। तो ज्यादातर करंट कॉपर वायर से फ्लो होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। तो ह्यूमन को थोड़ा बहुत शॉक लगेगा, लेकिन वो कम वैल्यू का होगा, जिससे कि उसके मरने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस केस में। वाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंस, यहाँ पे मेटेलिक अप्लायंस को ग्राउंड से अटैच करने का रीजन यही था, ताकि इसमें अगर करंट लीक होता है तो ये कहाँ पे फ्लो कर जाए, ग्राउंड में फ्लो कर जाए। अच्छा ये बताइए, अर्थ वायर का जो कलर होता है, कलर कौन सा होता है, ग्रीन। अर्थ वायर का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। इसके अलावा न्यूट्रल वायर का कलर क्या बताया गया था आपको, न्यूट्रल वायर का जो कलर होता है वो नॉर्मली ब्लू भी हो सकता है या फिर ब्लैक भी हो सकता है। और लाइट वाले वायर का कलर कैसे बताया था, ये नॉर्मली रेड रखा जाता है। लाइव वायर का कलर कैसा होगा, रेड होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो एक बार शॉर्ट में दोबारा से बता देते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर, मेटल अप्लायंस को हम ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए अर्थ वायर का यूज करते हैं। इससे क्या फायदा होगा, अगर अप्लायंस में किसी भी टाइप से करंट लीक हो जाते हैं तो वो लीक करंट इस वायर से फ्लो होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। इससे क्या होगा, अगर कोई पर्सन इस मेटल अप्लायंस को टच करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक की जो लगेगा वो कम वैल्यू का होगा और उसके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें सिर्फ इतना ही।